नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। और अब आप लोगों के लिए आरबीएससी की ये क्लासें नियमित रहेगी। और भाई साहब, मैं आप लोगों को ये बहुत अच्छी तरीके से विश्वास दिला सकता हूं कि न सिर्फ आरबीएससी का तो अपन एक एक शब्द कवर करने वाले हैं, बल्कि आरबीएससी के अलावा भी जो चीजें आपको ध्यान में रखनी है वो भी अपन पढ़ने वाले हैं। इससे पहले की 4 क्लास है और आज की क्लास और इस चीज को स्पष्ट कर देगी कि अपन पूर्णता के साथ आगे बढ़ेंगे। आरबीएससी के एक भी अक्षर को नहीं छोड़ेंगे। और यहाँ पे आज जैसे कि अपन आज शुरू कर रहे हैं ना, क्योंकि ये पहला चैप्टर जो है ना, आरबीएससी कक्षा 10 का पहला चैप्टर ही कक्षा 10 की आधी किताब है। इसके अंदर पूरा इतिहास दे दिया, सब कुछ ही है इसके अंदर। तो यहाँ पे जैसे कि अपन आज शुरू कर रहे हैं गुहिल वंश, तो यहां से गुहिल वंश अपन जैसे शुरू करेंगे, मेवाड़ के वंश को पढ़ेंगे, तो मैं आपको पूर्णता के साथ में आगे बढ़ूंगा। इसमें तो जैसे चुनिंदा शासक दे दिए, ठीक है। यहाँ पे सीधा बापा रावल से शुरू किया है और 2-3 शासक दिए हैं और फिर आगे मतलब चलते गए, ठीक है। लेकिन जहां पे जो चीजें आपको पढ़नी है वो सारी मैं यहाँ पे कवर करवाते हुए चलूंगा। तो आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो ना, ताकि आप लोग आश्वस्त हो सको कि हाँ, हमने आरबीएससी जो लोग माहौल बनाते हैं मूल किताबों का, वो सारी चीजें पढ़ रखी है। हमारी कमांड इस पे हो गई है, भैया आप कहीं से कोई भी ऐसी बात कहें, हम आरबीएससी में से एक भी चीज, एक भी सवाल छोड़ने वाले नहीं है। ये बात आपके स्पष्ट हो जाएगी, ठीक है टाबरो। तो आज के पढ़ा बापा रावल नु लगा रतन सिंह, लेकिन मैं कहूंगी बापा रावल नु पहले रो भी थोड़ी चीज अपन जाना और मेवाड़ रो इतिहास बहुत ही अच्छी तरीके से पूरा ही पढ़ला, ठीक है। करें शुरुआत बढ़िया ध्यान से और ध्यान लगा के पढ़ना, सुनना और बाद में नोट्स बना लेना इसके, क्योंकि भाई साहब ये तो आप लोगों के बहुत काम की क्लासें हैं, ठीक है टाबरो। देखो अब देखो, सब पहले अब आप क्लास मत है। सबसे पहले अपने दिमाग में क्या आता है, जैसे ही गुहिल अपने दिमाग में आता है तो अपने दिमाग में क्या आता है, ये कहाँ का वंश है, ये मेवाड़ का वंश है, ठीक है। अब मेवाड़ के गुहिल, सिसोदिया, अब सिसोदिया बाद में बने हैं, पहले गुहिल नाम क्यों पड़ा, सिसोदिया क्यों पड़ा, मैं सारा ही कंसेप्ट आप लोगों के एक बार क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले तो देखो कि ये मेवाड़ है, ये मेवाड़ नाम क्यों पड़ा। ये मेवाड़ जो है यहाँ पे इसके बहुत सारे नाम है। इसे पहले मेदपाट के नाम से जानते थे। क्या नाम से जानते थे? मेदपाट। इसे प्रागपाट भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? प्रागपाट। ये सीवी कीवी जनपद के अंदर आता था। किसके अंदर आता था? ये सीवी कीवी जनपद के अंदर आता था। सीवी कीवी जनपद के अंदर आता, जिसकी राजधानी क्या होती थी? राजधानी होती थी मध्यमिका। राजधानी का नाम क्या था? मध्यमिका। और इससे पहले वाले जो चैप्टर मैंने आरबीएससी के ही पढ़ाए हैं, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जब सिकंदर ने आक्रमण किया तो पंजाब और उसकी तरफ बसने वाली जो है मालव और मालव हो गए, योद्धे हो गए, सीवी कीवी, ये सारे जो है यहाँ पे आ गए थे उस समय और यहाँ पे आके बस गए थे। तब ये मेवाड़ वाला क्षेत्र जो है वो बस गया था, ठीक है। ये मेवाड़ वाला क्षेत्र तब बस गया था। अब देखो मेवाड़ के अंदर आप लोगों को ये पूछेंगे कि जैसे मेवाड़ के अंदर कौन सा वंश है? गुहिल वंश है। कौन सा वंश है? गुहिल वंश का शासन रहा है मेवाड़ के अंदर। इन्हें ध्यान रखना हिंदुआ सूरज के नाम से जानते थे। इन्हें क्या कहा जाता था? हिंदुआ सूरज कहा जाता था, ठीक है। हिंदुआ सूरज के नाम से जानते थे। साथ ही साथ में आपको ध्यान रखना है कि ये जो गुहिल वंश है, इनकी कुल देवी कौन थी? क्या ध्यान रखोगे? इनकी कुल देवी, जिन्हें बायण माता के नाम से जाना गया। क्या कहा गया? बायण माता के नाम से जाना गया, जो अपन कहते हैं आम बोलचाल की अपन भाषा में कहते हैं बाण माता जी। कहीं क्या? बाण माता जी। और क्या ध्यान रखेंगे अपन? कुल देवता। कुल देवता, तो कुल देवता इनके कौन है? एकलिंग जी। कौन है? एकलिंग जी। और एकलिंग जी को ही यहाँ का क्या माना जाता है? वास्तविक शासक माना जाता है। क्या कहते हैं? वास्तविक शासक कौन है? एकलिंग जी ही है। तो राजा कौन हुए? कि यहाँ के जो राजा हुए, यहाँ के जो राजा है वो बाद में कहलाए राणा, क्योंकि राणा शाखा आएगी बाद में। वो यहाँ के क्या कहलाते थे? दीवान कहलाते थे। वो क्या कहलाते? दीवान कहलाते थे। जो नए बच्चे हैं वो समझना कि यहाँ के जो शासक है वो अपने कुल देवता को ही क्या कहते थे? कि आप ही हमारे शासक हो, आप ही यहाँ के राजा हो और हम आपके दीवान हैं, हम आपकी आज्ञा से यहाँ पे शासन करेंगे। ये चीज कहते थे कौन? यहाँ के राजा कहते थे। जैसे कि अपन पढ़ते हैं राणा प्रताप, राणा अमर सिंह, राणा कुंभा, राणा लाखा, राणा संग्राम सिंह। तो ये राणा शाखा बाद में, इससे पहले रावल शाखा थी। इससे पहले रावल शाखा थी और रावल शाखा से पहले का जो इतिहास रहा है
वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। अभी तो मैं आरबीएससी पे तो आया ही नहीं हूं, आरबीएससी पे नहीं आया हूं, अभी तो मैं आपको पहले की कुछ चीजें बता रहा हूं कि ये यहाँ पे आप लोगों को कुछ बेसिक चीजें ध्यान में रख लेनी है। इसके अलावा क्या ध्यान रखनी है, इनकी राजधानियां आप लोगों को जरूर पूछेंगे। इनकी क्या पूछेंगे, राजधानियां आपको पूछेंगे। तो देखो इनकी राजधानी तो मैंने यहाँ पे जाके ही बताई है। यदि आप नियमित हो, आप जेजीडियंस हो, आप जेजीडी आर्मी का हिस्सा हो, तो आपको पता है कि मैंने नागदा जाकर आपको बहुत सारी जानकारी दी है। तो इनकी राजधानियों में सबसे पहली राजधानी कौन सी रही है, नागदा रही है। सबसे पहली राजधानी कौन सी रही, नागदा रही। फिर अल्लट आए तो आहड़ को राजधानी बनाया, ठीक है। फिर इसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि चित्तौड़ को राजधानी बनाया। किसको बनाया, चित्तौड़ भी राजधानी रही है। फिर आपको ध्यान रखना है कि कुंभलगढ़ राजधानी रही है। क्या रही है, कुंभलगढ़ भी राजधानी रही है। और आपको ध्यान रखना है कि चावंड राजधानी रही है। क्या राजधानी रही, चावंड। और फिर उदयपुर भी राजधानी रही है, ठीक है। इसके अलावा एक आवरगढ़ और राजधानी रही है। क्या रही है, आवरगढ़ भी राजधानी रही है, जो यहां की आपातकालीन, क्या राजधानी कहलाती, आपातकालीन, कुछ समय के लिए ही बनाया था, आपातकालीन राजधानी के रूप में जाने की, कुछ समय के लिए ही बनाया था। बाकी फिर इसके लिए जाना जाता था कुंभलगढ़ को, ठीक है, कुंभलगढ़ को जाना जाता था। तो यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है कि ये क्या है। अब इनके मूल पुरुष के अंदर अपन जानते हैं कि मेवाड़ वंश का यानी कि गुहिल वंश का मूल पुरुष कौन रहा है, तो अपन जानते हैं कि बापा रावल। क्या जानते हैं कि बापा रावल रहे हैं। लेकिन ये गुहिल नाम कहां से पड़ा, तो ये चीज अपन जानेंगे। उससे पहले आप क्या करें कि इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ये क्या है, ये बेसिक चीज है आप लोगों के, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको बताता हूं आगे कैसे क्या हुआ। अच्छा, इसमें चित्तौड़ तो आ गया, ठीक है, मैंने सोचा चित्तौड़, हाँ चलो ठीक है। ठीक है, चलो अब देखो, अब यहां पे अपन बढ़ते हैं गुहिल वंश की तरफ पूरी तरीके से, कि ये गुहिल वंश आप लोगों को ध्यान रखना है कि कैसे अस्तित्व में आया। देखो टालो, यहां पे एक गांव था जिसका नाम था केहर। क्या नाम था, केहर। केहर गांव में एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था देवादित्य। क्या नाम था, देवादित्य ब्राह्मण यहां पे रहते थे, ठीक है। इन देवादित्य ब्राह्मण की एक पुत्री थी, देवादित्य ब्राह्मण की एक पुत्री थी जिसका नाम था सुभागा देवी। कई नाम हो, सुभागा देवी, ठीक है। अब सुभागा देवी का विवाह किया गया, लेकिन संजोग देखिए कि जिस दिन इनका विवाह हुआ उसी दिन ये विधवा हो गई। तो सुभागा देवी के अंदर क्या ध्यान रखोगे कि विवाह वाले दिन ही विधवा हो गई, विवाह वाले दिन। मैं शॉर्ट में यहां पे लिख रहा हूं आपको समझाने के हिसाब से, आप इसको डिटेल में लिख सकते हो यदि आप चाहो। बाकी ये किंवदंतियां हैं, कहानियां हैं, इससे पहले के बिल्कुल पुख्ता साक्ष्य नहीं मिले कि ये चीजें, लेकिन इतिहास में यही चीजें पढ़ते आ रहे हैं अपन, ठीक है। तो इनको ध्यान रखना है अपने को। अब विवाह वाले दिन क्या हो गई, ये विधवा हो गई, लेकिन ये सुभागा देवी के जो गुरु थे उन्होंने इनको एक बीज मंत्र दिया। गुरु ने क्या किया, बीज मंत्र दिया। अब बीज मंत्र क्या होता है कि बीज मंत्र का उच्चारण जिसको ध्यान में रखते हुए किया जाता है वे प्रकट होते हैं और उनसे ये गर्भ धारण जो है कर लेती है। तो यहां पे क्या हुआ कि इनने एक बार भूलवश सूर्य देवता का स्मरण करते हुए बीज मंत्र का उच्चारण कर लिया, सूर्य देवता प्रकट हुए और गर्भवती हो गई सुभगा देवी। अब गर्भवती हुई तो लोकलाज, भाई विधवा थी ये तो, और लोग कैसे समझेंगे कि भाई ये तो बीज मंत्र के कारण हुआ है। तो लोक लाज के कारण जो है इन्होंने क्या किया कि जो ये थे ना देवादित्य ब्राह्मण, इन्होंने क्या किया कि सुभागा देवी को कहां भेज दिया, वल्लभी नगर भेज दिया। कहां पे भेज दिया, वल्लभी नगर भेज दिया। सुभागा देवी को वल्लभी नगर भेज दिया, क्योंकि ये क्या है कि भाई ये देवादित्य जो थे इनको लोक लाज का डर था कि भाई पुत्री की भी बदनामी होगी और ये चीज है। तो इन्होंने क्या किया कि इनको भेज दिया लोक लाज के कारण वल्लभी नगर भेज दिया। अब यहाँ पे ये बीज मंत्र वाला आपको स्टोरी जो है वो ध्यान में रखनी है, बीज मंत्र वाली स्टोरी यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब ये वल्लभी नगर जाती है तो वल्लभी नगर में इनके एक पुत्र जन्म लेता है, पुत्र का जन्म हुआ, ठीक है। अब पुत्र धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, तो पुत्र क्या है कि बाहर जैसे खेलने जाता है सहपाठियों के साथ वगैरह,
तो मैं छोरा क्या मजाक कर देता, मजाक में पूछता कि तेरे पिताजी का नाम क्या है, आपके पापा का नाम क्या है, बताइए, यूं वो फलाना टीम का। इनके पुत्र ने एक बार घर पे आके जिद ली, अपनी माँ को कहने लगे कि भाई मेरे पापा का नाम बताओ, ये वो। तो फिर जितने में जो है सूर्य भगवान प्रकट होते हैं और सूर्य भगवान जो है इन्हें पूरी बात बताते हैं। पूरी बात बताने के बाद में इनको एक शिला भेंट की जाती है। क्या करते हैं, इनको एक शिला भेंट की। शिला मतलब समझते हो, एक मतलब लादे टुकड़ो हम सको, यानी पत्थर का टुकड़ा। और कहा कि इस शिला को हाथ में रख के तो जिसके भी भाई हाथ देगा वो गिर जाएगा, वहीं गिर जाएगा, मतलब वो खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। तो इस शिला के दम पर इन्होंने पूरे वल्लभी नगर के जो है राजपाट को हासिल कर लिया। वल्लभी नगर के ये बन गए राजा। और इनका नाम इसी कारण, इस शिला के भेंट के कारण इनका नाम क्या हो गया, शिलादित्य हो गया। ठीक है, देखो मैं पूरा एक तरीके से आप लोगों के लिए रूट मैप कैसे बनता है वैसे मैं बना रहा हूं, ताकि आप लोगों के लिए रिवीजन करना बहुत आसान हो जाए और बार बार आप रिवीजन कर पाओगे, तभी ये चीजें स्थायी होगी। ठीक है ना, एक तरीके से ये रोड मैप बन रहा है आप लोगों के लिए, इतिहास का रोड मैप तैयार किया जा रहा है। अब ये किस नाम से जाने गए, ये शिलादित्य के नाम से। और इन्होंने क्या किया, ये वल्लभी पर शासन किया। इन्होंने क्या किया, वल्लभी पर इन्होंने शासन किया, वल्लभी पर शासन किया। अब देखो वल्लभी पे एक समय क्या हुआ, वल्लभी पे एक समय हुआ विदेशी आक्रमण। एक समय विदेशी आक्रमण हुआ। समय कोई 524 ईस्वी के आसपास था, लेकिन समय का पुख्ता प्रमाण नहीं है, इसलिए आप समय नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। अब वल्लभी पे जो विदेशी आक्रमण हुआ उसमें शिलादित्य मारे जाते हैं। यहाँ पे इसमें क्या होता है, शिलादित्य की मृत्यु होती है। विदेशी आक्रमण, और यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि शिलादित्य की होती है मृत्यु, शिलादित्य की मृत्यु हो जाती है। इसी समय इनकी पत्नी, अब यहाँ पे मैं फिर देखो रूट मैप बना रहा हूं, तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि शिलादित्य की पत्नी, शिलादित्य की पत्नी जो थी उनका नाम था पुष्पावती। क्या नाम था, पुष्पावती। ये पुष्पावती जो है गर्भवती थी। ठीक है, ये गर्भवती थी। और ये पुष्पावती कहा गई हुई थी अपने परमार, ये परमारों की पुत्र थी, तो परमार पिता के पास, परमार पिता के पास गई हुई थी। और परमार पिता के पास में कहा गई हुई थी, चंद्रावती गई हुई थी। परमार पिता के पास कहां पे, चंद्रावती गई हुई थी ये। ठीक है, चंद्रावती कहां पड़ता है, आबू सिरोही के अंदर। चंद्रावती कहां पड़ता है, आबू सिरोही के अंदर। अब ये परमार पिता के पास में पुष्पावती कहां है, परमार पिता के पास में गई हुई थी, चंद्रावती गई हुई थी। जब जैसे ही इन्हें पता चलता है कि विदेशी आक्रमण हुआ है और शिलादित्य जो है इनकी मृत्यु हो गई है, तब ये क्या करती है, ये सती होने का प्रयास करती है, सती होने का प्रयास करती है। लेकिन लोगों द्वारा इन्हें रोक लिया जाता है, क्योंकि ये गर्भवती भी है और इन्हें कहा जाता है कि गर्भवती महिला जो है सती नहीं हो सकती, आप सती नहीं हो सकती। ऐसे समय में इनको जो है एक गुफा में शरण दिया जाता है। इनको कहां ले जाया जाता है, एक गुफा के अंदर शरण दिया जाता है, गुफा में शरण दिया जाता है। ये कुछ समय वहीं रहती है और वहीं पे जो है पुत्र को जन्म देती है। एक पुत्र का जन्म होता है। ठीक है, एक पुत्र का जन्म होता है। और चूंकि गुफा के अंदर पुत्र का जन्म होता है, इसलिए इस पुत्र का नाम क्या होता है, इस पुत्र का नाम होता है गोह। इस पुत्र का नाम गोह या फिर गुहे दत्त कहा जाता है। क्या कहते हैं, गुहे दत्त या गोह। अब ये गोह या गुहे दत्त नाम जो है वो कमलावती ने दिया था। ये नाम किसने दिया, ये कमलावती ने दिया। और कमलावती कौन है वो भी मैं आप लोगों को बताता हूं, लेकिन ये रूट में अब समझ आ रहा है कि किस तरीके से आगे बढ़ना है। ये ऐसे बढ़ना है आगे, देखो जिस जिस तरफ मैंने एरो किए हैं वो अब आपके दिमाग में स्टोरी पूरी घूमेगी, स्टोरी तो घूमेगी, लेकिन आपके पास में हिस्ट्री की क्लास का रोड मैप है, आपके पास हिस्ट्री की क्लास का रोड मैप है। ये सारी चीजें आरबीएससी 10वीं की किताब में नहीं दी हुई, लेकिन अब बताइए ये चीजें पढ़नी तो जरूरी है, ये चीजें पढ़नी तो जरूरी है, तभी तो अपना भैया बेस बनेगा ना ये चीज पढ़ने का। तो ए टावरों ए भी पढ़नी जरूरी है। अब इंगोत है, स्क्रीनशॉट लो एक बार, बढ़िया तरीके रोड मैप है, किन बताओ अभी तो भी लागे क्या, हाँ भी कटे पढ़ाई हुई है। ठीक है, तो लो रोड मैप। फिर बढ़ते हैं आगे। ठीक है, चलिए अब यहां पे आते हैं अपन। यहां पे अपने पास में अब कौन है, गुफा, गुफा के अंदर इनका जन्म होता है। तो यहां पे क्या नाम है, गोह। ठीक है, क्या नाम है, गोह या गुहे दत्त।
गोह या गुहेदत्त। ठीक है, अब ये जो है गुहेदत्त, अब जो रानी पुष्पावती थी उन्होंने पुत्र को जन्म दे दिया और फिर वो सती होने जाती है। लेकिन सती होने जाने से पहले यहाँ की एक ब्राह्मणी है जिसका नाम होता है कमलावती। क्या नाम होता है? कमलावती ब्राह्मणी होती है। ठीक है, कमलावती ब्राह्मणी होती है, उन्हें ये अपने पुत्र को सौंप कर और फिर सती हो जाती है। कमलावती ब्राह्मणी को सौंप कर पुष्पावती सती हो जाती है। अब कमलावती के पास में ये गोह या गुहेदत्त जो नाम है वो पुत्र धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। और ये जो क्षेत्र है, ये कमलावती जो है ना, ये कमलावती ध्यान रखना वीरनगर की रहने वाली होती है। कहां की होती है? वीरनगर की कमलावती होती है, वीरनगर की रहने वाली। और इसी वीरनगर के पास में पड़ता है ईडर। इसी के पास में क्या पड़ता है? ईडर। और ईडर के अंदर उस समय भीलों का राज था। ईडर के अंदर किसका राज था? भीलों का राज था यहाँ पे। ठीक है, भीलों का राज था। तो ये जो गुहादित्य है, यानी कि ये गुहादित्य बाद में जाना जाएगा इस नाम से, गुहिल के नाम से जाना जाएगा। ये जो गोह है ये भीलों के बच्चों के साथ में खेलते खेलते बड़ा होने लगा। और थे क्यों एक राज किलम खेल में जिम एक जनो लीडरशिप कर दिया करे और बाकी सारा अनुसरण करिया करे, यानी कि एक राजा की तरह कमांड देता है और बाकी सारे दरबारी और प्रजा की तरह पालन करते हैं। वही चीज यहाँ पे जो है ये गोह करने लग गया। और इन्होंने बच्चों ने जो है इस गोह को अपना राजा स्वीकार कर लिया। इन्होंने कहा कि आप हमारे राजा हो। और यही बात पहुंच जाती है किसके पास में? ईडर के उस समय भील वृद्ध जो वहां के शासक होते हैं भीलों के, मंडलिक नाम के व्यक्ति के पास में। तो भीलों का राज था यहाँ पे। फिर ये बात, ये पूरी बात ध्यान रखना, ये लिख भी सकते हो आप। तो यहाँ पे ये पहुंच जाती है मंडलिक के पास, बात पहुंच जाती है। और मंडलिक कौन होते हैं? भील वृद्ध कह सकते हो, वृद्ध भील आप कह सकते हो, जिसके पास में भीलों के राजा होने का मतलब वो शासन वहीं पे वही चला रहे थे। ठीक है, जब ये बात उनके पास पहुंचती तो वो खुश होते हैं और वो जो है यहाँ का ईडर का राजा गोह या गुहादित्य को बना देते हैं और उनका नाम वहां पे ये कर देते हैं गुहिल। तो ये क्या करते हैं, अब यहाँ पे आप नाम लिखेंगे गुहिल। यहाँ पे क्या नाम रखेंगे? गुहिल को राजपाट सौंप देते हैं। ये गुहिल को राजपाट सौंप कर संन्यास ले लेते हैं, सौंप कर संन्यास ले लेते हैं ये। ठीक है, कौन संन्यास लेते हैं? ये मंडलिक जो भीलों के वृद्ध राजा होते हैं, ये यहां से जो है यहाँ पे संन्यास ले लेते हैं। यहां समझ में आया? गोह जो है गुहेदत्त कमलावती के पास, फिर देखो ईडर वाला संबंध है, फिर ये चले गए इनके पास में। ये इस तरीके से आपको जो है ध्यान रखना है। ठीक है, अब इनके बाद में और भी शासक हुए हैं, जैसे इनके बाद में एक सील शासक हुआ है। ठीक है, और सील और अपराजित भी शासक हुआ है। ठीक है, अपराजित भी शासक हुआ है। अपराजित का एक लेख भी मिला है। क्या ध्यान रखोगे? अपराजित का तो एक लेख भी मिलता है, अपराजित का लेख मिलता है। कहां से मिलता है अपराजित का लेख? तो यहाँ पे नागदा के अंदर एक मंदिर है, नागदा में कुंडेश्वर महादेव मंदिर है। नागदा में कुंडेश्वर महादेव एक मंदिर है, महादेव मंदिर से इसका लेख भी मिलता है। ठीक है, मंदिर से प्राप्त। तो ये जो है प्रारंभिक शासक हुए हैं। ये मतलब इसके बाद में और भी शासक हुए हैं, जैसे इनके बाद में जो है 8वीं सदी के अंदर नागादित्य हो जाते हैं। 8वीं सदी में शासक बनते हैं नागादित्य। ठीक है, 8वीं सदी में नागादित्य शासक बनते हैं। मतलब देखो प्रारंभिक शासकों की बात हो रही है, अभी बापा रावल से मेन तो चीजें स्टार्ट होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को ये ध्यान रखना है, अब नागादित्य जो होते हैं ना, ये दुर्व्यवहार करते हैं लोगों के साथ। लोगों के साथ में दुर्व्यवहार करने के कारण जो है इनकी हत्या कर दी जाती है। इनकी क्या करते थे? नागादित्य की जो है हत्या कर दी जाती है। और हत्या कौन करते हैं? यहाँ के भील जो होते हैं वो इनकी हत्या कर देते हैं। और उसके बाद में क्या होता है कि यहाँ पे नागादित्य के पुत्र होते हैं, एक नागादित्य के 3 वर्षीय, यानी इनकी जब हत्या होती है तब इनके 3 वर्षीय पुत्र होते हैं और उन पुत्र का नाम होता है बापा रावल। बापा रावल। अब इनके जो शुभचिंतक होते हैं उन्हें बापा रावल की चिंता होने लगती है कि 3 वर्षीय बालक है बापा रावल, इनका क्या किया जाए। तो फिर इनको वापस याद आता है, कमलावती याद आती है। तो कमलावती के जो वंशज होते हैं नागर ब्राह्मण, उन्हें बापा रावल को सौंप दिया जाता है।
तो इन्हें बापा रावल को किसे सौंप दिया जाता है? नागर ब्राह्मणों को। किसे सौंप देते हैं? नागर ब्राह्मणों को सौंप दिया जाता है। और यहां से फिर आप लोग पढ़ते हैं कि बापा रावल जो है ब्राह्मणों की गाय चराया करते थे। क्या करते थे? बापा रावल क्या करते थे? गाय चराते थे ब्राह्मणों की। ठीक है, गाय चराते थे। तो फिर स्टोरी शुरू होती है बापा रावल की। फिर स्टोरी शुरू होती है बापा रावल की। अब बापा रावल की स्टोरी में आप लोगों को बोल के सुनाता हूं। ठीक है, अब गाय चराते थे। यहां पे दो चीजें ध्यान रखनी है आप लोगों को। एक तो राष्ट्र सैनी माता, एक तो राष्ट्र सैनी माता ध्यान में रखनी है, और एक हरित ऋषि ध्यान में रखना। हरित ऋषि ध्यान में रखना है। देखो मैं आप लोगों को पूरी स्टोरी रोड मैप बनाकर यहां से घुमाते हुए यहां पे लेके आया हूं। ठीक है टाब्रो, और स्टोरी पे बढ़िया याद है। ठीक है, आप बिल्कुल सही तरीको है। तो यहाँ पे हरित ऋषि और राष्ट्र सैनी माता यूं ध्यान में रखनी है कि बापा रावल क्या करता कि ब्राह्मणों की गाय चराने लेन जाता। अब गाय चराने जंगल में जा रहे हैं, कहीं जंगल में जा रहे हैं, तो उनमें से जो है कि एक गाय जो है वह एक जगह जाती थोड़ी सी गुफा के अंदर, और वहां से जो है जब वापस आती तो दूध पूरा खाली। तो कुछ दिन तो उन्होंने देखा कि हो सकता है ऐसे ही, लेकिन ये तो रोज का ही होने लग गया। तो फिर एक दिन बापा रावल ने पीछा किया कि एड़ो होशियार कौन है जो मैं गाय लेना हूं ने गुफा में बैठो बैठो दूध दूध ले पूरो पूरो, एड़ो कौन आई गो भाई। तो बापा रावल क्या है कि लारे लारे गया, और देखते हैं बापा रावल कि गाय एक जगह जाकर खड़ी हो जाती है, नीचे पूरी पत्तियां बिछी हुई है, और दूध की धार अपने आप वहां पे गिरने लगती है, और अपने आप गिर रही है, और दूध पूरा खाली हो जाता है थन में से, गाय वापस आ जाती है। बापा रावल को अचंभा हुआ कि कोई धोने वाला ही नहीं है, और फिर भी जो है ये दूध खुद खाली करके बापा रावल जाते हैं और वहां से पत्तियां हटाकर देखते हैं, तो वहां पे जो है एक शिवलिंग उन्हें मिलता है। एक शिवलिंग उन्हें नजर आता है, और पास में ही एक योगी तपस्या कर रहे होते हैं, और वो योगी होते हैं हरित ऋषि। वो योगी होते हैं हरित ऋषि। फिर बाद में धीरे धीरे ये जो है हरित ऋषि की सेवा करने लगे, हरित ऋषि की गायें चराने जाने लगे, इनकी बहुत अच्छे से इन्होंने सेवा की। बापा रावल ने तो हरित ऋषि इनसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए। हरित ऋषि बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए, और हरित ऋषि का ये कहते हैं कि हरित ऋषि के देवलोक जाने का एक बार समय हो गया था, और विमान, देवताओं का विमान उन्हें लेने आया। तब हरित ऋषि चाहते थे कि मैं बाबा रावल को अमर कर दूं। तो ऐसा बताते हैं इतिहासकार, किंवदंतियों के अंदर लिखा हुआ है, और इतिहास की कई सारी पुस्तकों के अंदर किंवदंतियों का जिक्र करते हुए ये चीज लिखी गई है, जो मैं बता रहा हूं ना बापा रावल के बारे में, वह चीज, और आप लोगों ने भी पढ़ी और सुनी होगी। और इनको क्या है कि अपन किंवदंतियों के रूप में ही माने। तो फिर वो देवलोक जाने के समय जैसे विमान में बैठते हैं, तो बापा रावल को बुलाते हैं, और अपने मुंह के अंदर पान का पीक होता है, वो बापा रावल को कहते हैं मुंह खोलने का कहते हैं, और वो उनके अंदर मुंह में पान का पीक थूकने की कोशिश करते हैं, लेकिन थोड़ी सी अवज्ञा वहां पे बापा रावल कर लेते हैं, घृणावश वो थोड़े से पीछे हट जाते हैं, और वो पान का पीक उनके पैरों पे गिरता है। तब हरित ऋषि कहते हैं कि ये यदि तुम्हारे मुंह में गिरता तो तुम अमर हो जाते, मैं तुम्हें अमर करना चाहता था, लेकिन ये तुम्हारे पैरों में गिरा है, तो जहां जहां तक तुम्हारे पैर जाएंगे वहां वहां तक तुम्हारी सत्ता रहेगी, तुम्हें कोई हरा नहीं पाएगा। और वो उन्हें एक मतलब धन का भी बताते हैं, जहां पे कुछ धन था तो उस धन को इकट्ठा करके राष्ट्र सैनी माता के आशीर्वाद से एक बड़े राज्य की स्थापना बापा रावल करते हैं। इतिहास में इन्हें काल भोज, माल भोज के नाम से भी जाना जाता है, और फ्रांसीसी सेनापति चार्ल्स मार्टन से इनकी तुलना की जाती है। ये बापा रावल के बारे में। बापा रावल से फिर जो है इन गुहिल वंश का मूल पुरुष जो कहा जाता है बापा रावल को कहते हैं, और यहीं से फिर जो है इतिहास पढ़ने में आता है। और आपके आरबीएससी राजस्थान अध्ययन की जो क्लास 10 की किताब है उसके अंदर ये ही बापा रावल से ही आपके इतिहास शुरू किया गया है। तो ले और स्क्रीनशॉट में पूरी थान रोड मैप और बेस बना दिया है। अब चला आपा आरबीएससी की किताब के अनुसार। अच्छा, इसके अलावा भी आरबीएससी की किताब के अंदर जो चीज दे रखी है उसके अलावा भी मैं साथ साथ में बताता रहूंगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन चलते हैं आगे। देखो अब आते हैं, अब ये पूरी की पूरी नोट्स मेकिंग पैटर्न पे, ये तो मैंने आप लोगों को समझा दिया सारी चीज। अब नोट्स मेकिंग पैटर्न पे अपन आ गए कि भैया आरबीएससी का अपन एक भी शब्द नहीं छोड़ने वाले हैं और साथ साथ में सारी चीजें समझ के आगे बढ़ेंगे। देखो टाबरो, मेवाड़ क्षेत्र की है उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और उनके आसपास का क्षेत्र। अब थान को ये कहते हैं कि भिलवाड़ा मेवाड़ में आओ तो नहीं आओ तो आओ तो ठीक है, भिलवाड़ा आता, डूंगरपुर बांसवाड़ा भी आता। अब क्या कहते हो डूंगरपुर बांसवाड़ा तो गुरुजी वागड़ के अंदर है, लेकिन वागड़ के अंदर आता है बिल्कुल, लेकिन वो मेवाड़ के अंदर एक तरीके से हिस्सा था उस समय। ठीक है,
तो ये आपको ध्यान रखना है। और गुहिल वंश ने मुख्य रूप से मेवाड़ क्षेत्र में शासन किया। अब यही मेदपाट, प्रागवाट, सीवी, कीवी, मध्यमिका, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब नामकरण, इस वंश का नाम इनके प्रतापी शासक गुहिल के नाम से पड़ा, ये चीज दे रखी है आरबीएससी के अंदर। और लेकिन अपने को ये तो ध्यान रखना है, आप गुहिल वाली स्टोरी अब आपके ध्यान में आएगी कि गुहिल नाम की स्टोरी कैसे पड़ी, आप किसी को समझा भी सकते हो, बता भी सकते हो, तो ये चीज पढ़नी जरूरी है। अब उत्पत्ति से संबंधित मत देखिए, उत्पत्ति से संबंधित मत, अबुल फजल। अच्छा मैं आपको बता दूं, जो बच्चे नए जुड़े, कि मेरे अपने इस चैनल पे 3000 के क्लास के लगभग है, 3000 के तकरीबन क्लासे हैं, जिसमें राजस्थान जीके 4 बार मैंने पढ़ाया, और भारत जीके, विश्व जीके, पॉलिटिकल, साइकोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, विज्ञान, सारे सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ा रखे हैं। तो आपको जो भी क्लास देखनी हो, सिर्फ उस क्लास को नाम से सर्च करो, आगे जीजीडी लिखो, आपको मिल जाएगी। राजस्थान जी के 4 बार पढ़ा चुका हूं, इसलिए अब आरबीएससी राजस्थान अध्ययन पूरा करा रहा हूं, क्योंकि मूल किताबों का जो भय बना हुआ है ना, तो मैं सिर्फ आपको ये कहना नहीं चाहता कि आप मूल किताबें पढ़ो, उसमें से सवाल आएंगे वगैरह वगैरह। मैं खुद पढ़ाऊंगा, मैं खुद आपके साथ में खड़ा रहूंगा, मैं खुद आपके जितनी ही मेहनत करूंगा, और आपसे चाहूंगा कि आप मेरे से 5% ज्यादा मेहनत करो, बस आपके सिलेक्शन का आधार यही बनेगा। तो इसलिए मैं आज भी मेहनत कर रहा हूं, जब मैंने चैनल शुरू किया तब भी कर रहा था, आज भी कर रहा हूं। तो मैं चाहता हूं कि जिन हजारों बच्चों ने यहां से पढ़ के सिलेक्शन ले लिया है, उन आगे आने वाले हजारों बच्चों के अंदर आप शामिल हो जाइए जो सिलेक्शन लेने वाले हैं। तो देखो दिन रात अपने मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत के अलावा कोई भी विकल्प नहीं है अपने पास में, ठीक है। और मेहनत का दूसरा कोई विकल्प होता ही नहीं। मेहनत का मतलब सकारात्मक परिणाम है। आने वाले समय में यही चीज आपको सकारात्मक परिणाम में देखने को मिलेगी। और मैं पढ़ा रही हूं, जितने पढ़ लो, क्योंकि राजस्थान में जो है आपने ध्यान है, जीजीडी ही एक ऐसा चैनल है, क्या भली कई जन के गुरुजी थे तारीफ कर दी खुदरी, अरे तो अच्छा काम करके बताने में कहा जाता है। यदि अच्छे काम से भी और लोग प्रेरित होते हैं, कई हो गए अब तो, ठीक है, प्रेरित होते तो अच्छी बात है ना। ले फिर देखो अबुल फजल। अब देखो उत्पत्ति के मत, अबुल फजल ने क्या कहा है कि ईरान के शासक नौसे खां से संबंधित है। अब ये चीज पूछी जाती है एग्जाम में, ये चीज ऐसे की ऐसे पूछी जाती है कि नौसे खां वाला मत किसने बताया, तो ये अबुल फजल ने कहा है कि ये नौसे खां से संबंधित है, ठीक है। कर्नल जेम्स टॉड क्या कहते हैं कि ये वल्लभी के शासकों से संबंधित मानते हैं। अब वल्लभी के शासकों से संबंधित वाली स्टोरी भी बता दी मैंने, क्यों मानते हैं वल्लभी से, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। मुहणो नैन्सी और गोपीनाथ शर्मा क्या कहते हैं, इनके ब्राह्मण होने का मत देते हैं। अब ब्राह्मण होने का मत क्यों दिया, क्योंकि देखो लालन पालन किसने किया है, तो वो ब्राह्मणों ने किया है, जैसे कमलावती ब्राह्मणी थी, उन्होंने जो है लालन पालन किया, तो इस वजह से देते हैं। अब स्थापना के बारे में डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार 566 ईस्वी के आसपास गुहिल ने अपना शासन स्थापित किया, ठीक है, गुहिल ने अपना शासन स्थापित किया। और प्रमुख शासक कौन कौन हुए, गुहिल के बाद मेवाड़ के अगले प्रतापी शासक कौन बने, बप्पा रावल। सीधा देखा इसके अंदर बप्पा रावल, लेकिन बप्पा रावल और गुहिल के बीच में अपने शासक हुए और भी, जैसे मैंने आपको बताया नागादित्य शासक हुए हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अभी देखो बप्पा रावल पढ़ते हैं, उसके बाद में भी मैं आपको 2-3 शासक बताऊंगा, वो भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ले स्क्रीनशॉट ले लिया। अब बप्पा रावल पे आते हैं अपन। इनका टाइम पीरियड बताया जाता है 734 से 753 ईस्वी के मध्य, इनका समय बताते हैं टाइम पीरियड। अब देखो चित्तौड़ विजय राज प्रशस्ति के अनुसार, किसके अनुसार, राज प्रशस्ति के अनुसार। अब राज प्रशस्ति लिखी किसने थी, तो रणछोड़ भट्ट ने लिखी थी। किसने लिखी थी, रणछोड़ भट्ट तेलंग, तो रणछोड़ भट्ट ने लिखी थी। और बप्पा ने 734 ईस्वी में चित्तौड़ के शासक मान मोरी को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार किया। अब मान मोरी कौन थे, मान मोरी थे मौर्य शासक थे। कौन थे, मौर्य शासक, यानी कि ये चित्तौड़गढ़ का जो किला है ये मौर्य शासक ने बनाया था। ध्यान रखना, मौर्य शासक द्वारा बनाया गया है, जिसमें मान मोरी का अधिकार था। बाद में जो है बप्पा रावल ने अधिकार कर लिया था। फिर राजधानी किसे बनाते हैं, बप्पा रावल की राजधानी नागदा रही थी। मोस्ट इंपोर्टेंट, यह भी पूछा जाता है नागदा को सबसे पहले राजधानी किसने बनाया, या बप्पा रावल ने सबसे पहले राजधानी किसको बनाया, तो नागदा को बनाया। और फिर देखो इन्होंने कैलाशपुरी के अंदर एकलिंग जी यानी लकुलिश मंदिर का निर्माण करवाया है। ये ध्यान रखना, एकलिंग जी का मंदिर जो है वो शैव संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, शैव संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। ये लकुलिश उन्हीं की एक शाखा है, ये ध्यान रखना है। और एकलिंग जी गुहिल वंश के कुल देवता के रूप में जाने जाते हैं। एकलिंग जी गुहिल वंश के कुल देवता के रूप में जाने जाते हैं। अब वास्तविक नाम और उपाधियां देखते हैं। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार इनका वास्तविक नाम कालभोज है। ये ऐसे का ऐसे पूछा जाता है, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट करना कि जीएच ओझा के अनुसार
गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार क्या है, तो ओझा के अनुसार इनका मूल नाम कालभोज है और इस कालभोज को कई जगह मालभोज भी लिखा गया है। क्या लिखा गया है? मालभोज भी लिखा गया है। और बप्पा इनकी उपाधि थी। ये कौन कहते थे? गौरीशंकर हीराचंद ओझा कहते हैं कि बप्पा इनकी उपाधि थी। वीर विनोद, अब वीर विनोद रचना किसकी है, तो ये साथ साथ में ध्यान होना बहुत जरूरी है। ये है श्यामल दास की रचना है। किसकी रचना है? श्यामल दास की रचना है वीर विनोद। इसके रचयिता जो है कवि राजा श्यामल दास के अनुसार बप्पा किसी राजा का नाम नहीं बल्कि एक खिताब या उपाधि था। तो ये वीर विनोद में भी लिखा गया है और गौरीशंकर हीराचंद ओझा भी कहते हैं इस चीज को कि बप्पा किसी का नाम नहीं था बल्कि बप्पा किसी की उपाधि होती है। ठीक है, तो ये चीज यहां पे कहा गया है। लीजिए भैया स्क्रीनशॉट लो, बस आगे बढ़ा। अब देखो बप्पा रावल की कुछ सैन्य उपलब्धियां देखते हैं। जैसे इनकी ऐसी मान्यता है कि शुरुआत में मानमोरी की सेवा की थी, बाद में मानमोरी को हराकर अधिकार कर लिया और जब चित्तौड़ पर विदेशी आक्रमण हुआ तो बप्पा ने उन्हें सिंध तक खदेड़ दिया था। इतनी इनके अंदर सामर्थ्य थी। अरे इनके बारे में तो बहुत सारी चीजें कही भी जाती है कि एक झटके में जो है 3 बकरों को काट देते थे, इतना वो 37 की धोती पहनते वगैरह, बहुत सारी जो है अतिशयोक्ति में कही गई चीजें हैं। ऐतिहासिक तुलना यदि देखें तो इतिहासकार सीवी वैद्य ने, ये मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना क्योंकि ये पूछेंगे कि बप्पा रावल की तुलना फ्रांसीसी सेनापति चार्ल्स मार्टल से किसने की है। ठीक है, मार्टल ने क्या किया था? यूरोप में सर्वप्रथम मुसलमानों को परास्त किया था, इसलिए इनकी तुलना किससे की है? चार्ल्स मार्टल से की है। जो की किसने है? ये सीवी वैद्य ने की है, इसलिए ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये पूछा जाएगा किसने की है, तो सीवी वैद्य ने की है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखो बप्पा रावल के बाद में जो है, बप्पा रावल के बाद में और भी शासक हुए, जैसे कि खुमान हुए हैं, ब्रतभट्ट हुए हैं वगैरह, बहुत सारे हुए। खुमान आदि शासक हुए, ऐसे लिख सकते हो आप, खुमान आदि शासक हुए हैं। किसके बाद में? बप्पा रावल के बाद में खुमान आदि शासक हुए, ये भी लिख सकते हो। लेकिन एक मुख्य शासक आएंगे इनके बाद में जो इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है, जिनका नाम था अल्लट। ठीक है, जिनका नाम क्या था? अल्लट नाम था। इन्हें अल्लट को जो है देखते हैं अपन ऐतिहासिक स्रोत में, कई जगह आलू राव के नाम से भी लिखा गया है। आलू राव के नाम से भी इनका नाम मिलता है। अब अल्लट के अंदर आपको 3 चीजें ध्यान रखनी है। अल्लट के अंदर क्या ध्यान रखनी है? 3 चीजें। जो 3 चीजें बता रहा हूं वही अल्लट के अंदर पूछी जाती है। एक तो भैया इन्होंने क्या किया? सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय विवाह किया है राजस्थान के अंदर। कैसे? हुण विदेशी राजा हुए थे, तो हुण राजकुमारी हरिया देवी से इन्होंने विवाह किया। क्या किया इन्होंने? हुण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह, हरिया देवी से विवाह किया इन्होंने। ठीक है, एक चीज तो ये ध्यान रखना। एक और क्या ध्यान रखोगे? इन्होंने नौकरशाही की शुरुआत की, नौकरशाही व्यवस्था की शुरुआत की इन्होंने। ठीक है, और क्या ध्यान रखोगे? इन्होंने आहड़ को राजधानी बनाया। आहड़ को राजधानी भी बनाया और आहड़ के अंदर वराह मंदिर भी बनवाया। यह चीजा ध्यान रखनी है। आलू राव कहता हूं राजकुमारी हरिया देवी विवाह करियो, यानी कि एक तरीके के इंटरनेशनल विवाह हो ना, अंतरराष्ट्रीय विवाह हो गया। और नौकरशाही व्यवस्था की शुरुआत की, आहड़ को राजधानी बनाया। यह चीजा कौन दे रखी है आरबीएससी के माए? जनो तो मैं कहो कि मैं पढ़ा हूं ना, थाना तो थान पढ़नो ही है। तो थे क्या तो गुरुजी मैं आरबीएससी पढ़ ली, अरे अजी पढ़ी कौन बराबर। ठीक है, और ये बात है कि अपना जो वस्तुनिष्ठ सार संग्रह आ रहा है उसमें ये चीजें सारी हमने शामिल की, उसको तो पूरी तरीके से अपडेटेड। अब कई जना कहते गुरुजी आई क्यों नहीं, किताब नहीं मिल रही हमें। अरे आएगी तब मैं बताऊंगा, अभी तो हम उस पर अभी भी काम कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप कह रहे हो गुरुजी किताब 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 तो कह ले किताब फेंक दी मार्केट में, ऐसा मैं कभी नहीं करता। जब तक मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा किसी किताब से तब तक मैं किताब नहीं दूंगा। और आरबीएससी राजस्थान अध्ययन वस्तुनिष्ठ सार संग्रह तो इतनी डिमांडिंग किताब है, तो ऐसे ही थोड़ी दी जा सकती है। जितनी एक्सपेक्टेशन उस पे है विद्यार्थियों की, तो उस एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरना भैया हमारा काम है। तो उसके लिए हम पूरी तरीके से पहले आश्वस्त होंगे। और इस बार तो आप लोगों को आरबीएससी वस्तुनिष्ठ राजस्थान अध्ययन सार संग्रह वो हम रंगीन किताब देने वाले हैं। ठीक है,
रंगीन किताब के साथ में उसमें बहुत शानदार एफर्ट किया है, क्योंकि रीट परीक्षा के अंदर आप देखोगे कि जहां भारी से भारी प्रश्न पत्र बनाया गया वहां पे डंका बजा है आरबीएससी वस्तुनिष्ठ सार संग्रह का अपना। तो भाई अब तो अपनी क्लासें भी आ रही है, अब अपने जो है वस्तुनिष्ठ सार संग्रह लगभग तैयार पड़ी है, दे देंगे 5-7 दिन के अंदर आप लोगों को, मैक्सिमम 10 दिन, ठीक है। लेकिन मैं टेलीग्राम पे बताऊंगा, वीडियो बनाकर भी बताऊंगा आपको इसके अंदर कितनी मेहनत किस तरीके से की है, वो तो एक वीडियो बनाकर बताया गया, वो वीडियो वायरल भी बना हुआ था। तो धैर्य रखो, जब भी जो चीज आ जाएगी मैं खुद आप लोगों को इंफॉर्मेशन दे दूंगा। अभी फिलहाल के लिए आप स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो जैत्र सिंह अगला शासक आरबीएससी के अंदर जैत्र सिंह दे रखा है, लेकिन जैत्र सिंह से पहले कुछ शासक और हुए हैं जिनमें आप लोगों को ध्यान रखना है कि जैत्र सिंह से पहले यदि अपन शासक की बात करें तो एक शासक हुए जिनका नाम था रण सिंह, जिनका नाम था रण सिंह। कई जगह इनका नाम कर्ण सिंह भी लिखा मिलता है, ठीक है। तो अपन को ऐसे ही लिखना रण सिंह या कर्ण सिंह, ये भी जो है एक शासक हुए। अब इनके जो है आप लोगों को ध्यान रखना, इनके दो पुत्र थे, इनके दो पुत्र थे। एक पुत्र का नाम तो था क्षेम सिंह, एक का नाम तो क्या था, एक पुत्र का नाम तो था क्षेम सिंह और एक का नाम था राहप, एक का नाम था राहप। अब देखो यहां पे क्या होता है, यहीं पे मेन चीज है, यहीं पे मेन चीज है। एक तो है आपके क्षेम सिंह और एक है आपके राहप। अब जो क्षेम सिंह है वो क्या करते हैं, वो रावल शाखा की स्थापना करते हैं, वो क्या करते हैं, वो रावल शाखा की स्थापना करते हैं, ठीक है। अब ये जो है क्षेम सिंह, ये रावल शाखा की स्थापना करते हैं, जिसमें यदि आप देखोगे तो आगे आ जाएंगे आप लोगों के सावंत सिंह आ जाएंगे शासक के अंदर, ठीक है। सावंत सिंह आ जाते हैं, कुमार सिंह आ जाते हैं इसी के अंदर। कौन आ जाते हैं, कुमार सिंह आ जाते हैं इसी के अंदर। फिर आप लोग देखते हो कि जैत्र सिंह आ जाते हैं इसी के अंदर, ठीक है। फिर क्या आ जाते हैं इसमें, जैत्र सिंह आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। हाँ जी सर, बस 15 मिनट 20 मिनट और, हाँ आ जाओ, ठीक है। तो कुमार सिंह आ गए, जैत्र सिंह आ गए, ठीक है, तेज सिंह आ गए, आपके तेज सिंह आ जाते हैं, शमर सिंह आ जाते हैं, शमर सिंह आ गए, रतन सिंह आ गए, ठीक है। रावल रतन सिंह, रावल रतन सिंह के बाद में रावल शाखा का अंत होता है, राणा शाखा शुरू हो जाती है। और इन्होंने क्या किया कि इन्होंने राणा शाखा की शुरुआत की, इन्होंने क्या किया, राणा शाखा की शुरुआत की, जो कहां पे जाके, शिशोदा ग्राम के अंदर, कहां पे, शिशोदा ग्राम, शिशोदा ग्राम के अंदर, शिशोदा ग्राम के अंदर। अब शिशोदा ग्राम में स्थापना करने के कारण आप लोगों को ध्यान है कि ये क्या कहलाए, शिशोदिया कहलाए, ये क्या कहलाए, शिशोदिया कहलाए। और इन्हीं के जो आप लोगों को पता है लक्ष्मण सिंह अपने 7 पुत्रों के साथ में विदेशियों से लड़ते हुए जो है युद्ध में काम आ गए थे। तो ये वही चीज है। बाद में यहीं पे जो है राणा हम्मीर आएंगे, कौन आएंगे, राणा हम्मीर आएंगे, राणा हम्मीर, जो गुहिल वंश की शाखा को आगे बढ़ाएंगे, गुहिल वंश की शाखा को आगे बढ़ाते हैं राणा हम्मीर। फिर अपन जितने पढ़ते हैं कि ना, राणा कुंभा, राणा लाखा, राणा प्रताप, राणा अमर सिंह, राणा उदय सिंह, वो सारे राणा शाखा के वंशज होते हैं, क्योंकि रावल शाखा का अंत हो जाता है रावल रतन सिंह से। तो ये ध्यान रखना है कि किसके समय ये विभाजन हुआ था, दो शाखाओं में विभाजन किसके समय हुआ, तो रण सिंह या कर्ण सिंह एक ही व्यक्ति है, ये इनके दो पुत्र थे, एक क्षेम सिंह थे, एक राहब थे। तो ये इस समय दो शाखाओं के अंदर विभाजित हो जाते हैं, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। ले लियो क्या, अब देखो, अब जैत्र सिंह से पहले पहले एक और चीज आपको ध्यान रखनी, मैं कहो ना, मैं भाई साहब मैं अधूरा कौन छोड़ू, लगभग लगभग तो थान कराऊं कि हाँ भाई ये मोस्ट मोस्ट चीजें हैं, ये तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है। अब इसके अंदर एक शासक आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है जिनका नाम था तेज सिंह। क्या ध्यान रखना है, अब क्योंकि तेज सिंह से सवाल पूछते हैं इसलिए मुझे तेज सिंह लिखवाना जरूरी भी है, क्योंकि तेज सिंह से सवाल पूछा जाता है। अब तेज सिंह ने बहुत सारी उपाधियां धारण की, जैसे महाराजाधिराज, महाराजाधिराज, महाराजाधिराज की उपाधि धारण की, परम भट्टारक की उपाधि धारण की, परमेश्वर की उपाधि धारण की,
और उमापति वरलब्ध प्रौढ़, उमापति वरलब्ध ये पूछी जाती है, वरलब्ध प्रौढ़ आदि उपाधियां धारण की। आदि उपाधियां धारण की किसने की है? तेज सिंह जी ने की है। तेज सिंह जी के समय ही एक चित्रित ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम था श्रावक प्रतिक्रमक सूत्र चूर्णी। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ये क्या था? ये था एक चित्रित ग्रंथ, चित्रकला का ग्रंथ था, चित्रित ग्रंथ था, चित्रित ग्रंथ था जो कमल चंद्र ने लिखा था, जो कमल चंद्र का रचित था। कमल चंद्र द्वारा 1260 में लिखा गया। अब ए चीजा क्या छोड़ तो थे बताओ टाबरो, ए चीजा तो पूछे ना खास तौर पे, ए चीजा तो पूछी जावे, ए छोड़ी जा थोड़ी, ठीक है। तो तेज सिंह जी में ध्यान रखना। इनके अलावा तेज सिंह जी के अलावा एक और शासक जो है जैत्र सिंह जी पहला था ध्यान रखना, जिनको नाम हो समर सिंह, जिनको नाम हो समर सिंह, क्योंकि समर सिंह से भी आप लोगों को सवाल पूछते हैं, ठीक है। अब समर सिंह से क्या सवाल पूछते हैं? इनको कहा जाता है, अरे भाई रे, शत्रुओं की शक्ति का अपहर्ता, शत्रुओं की शक्ति का अपहर्ता, इन्हें कहा जाता है गुजरात का उद्धारक, गुजरात का उद्धारक। क्योंकि गुजरात पे जो आक्रमण, जैसे कि यहाँ से दिल्ली की सेना जो है गुजरात की तरफ आक्रमण करने जाती, तब भी ये रोकते थे, ये रोक के जो है टैक्स वैक्स ले लेते उनसे, यहाँ से निकलने का हर्जाना वगैरह ले लेते। 1299 में जब उलुग खां और वो अलाउद्दीन की सेना को लेकर जा रहे थे तो समर सिंह ने उनको रोक के हर्जाना वसूल कर लिया था, समर सिंह ने उनसे हर्जाना वसूल कर लिया था, ये भी ध्यान रखना है। अब इनके अंदर क्या ध्यान रखोगे, इनके अंदर है ना विद्वान बड़े पूछे जाते हैं। जैसे कि इनके अंदर एक तो इनके वो थे, क्या नाम है, पद्म नहीं, रत्नप्रभ सूरी। कौन थे? विद्वान थे रत्नप्रभ सूरी और पार्श्वचंद्र दरबारी विद्वान हुए, ये पूछा जाता है एक तो, ठीक है। और इसके अलावा आप लोगों को ध्यान रखना है कि इनके समय जो है कुछ शिल्पी भी पूछे जाते हैं, जिनमें पद्म सिंह और थे अपने ये प्रश्न बने हुए हैं। इनमें क्या ध्यान रखोगे, ये प्रश्न जो आप लोगों के जो है ये एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, ये प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए मुझे ये करवाने जरूरी है। अब इनके जो है ना ये शिल्पी के नाम पूछे भी गए हैं कि ये किसके समय हुए, तो आपको ध्यान रखना है कि ये हुए हैं समर सिंह जी के समय। ये किसके समय हुए हैं? समर सिंह जी के समय। अब समर सिंह जी के दो पुत्र होते हैं। अब ये मतलब जैत्र सिंह के बाद है, लेकिन मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये एक्स्ट्रा चीज ध्यान रखनी है, इससे पहले अपने को जैत्र सिंह पढ़ना है, ये जैत्र सिंह के बाद वाले मैंने कुछ बता दिया आप लोगों को, ठीक है। समर सिंह के बाद में दो पुत्र होते हैं, जिनमें से एक तो होते हैं रतन सिंह, एक तो होते हैं रतन सिंह और एक होते हैं कुंभकर्ण, कुंभकर्ण। अब ये रतन सिंह वही है रावल रतन सिंह, और कुंभकर्ण में ध्यान रखना है कि ये नेपाल में गुहिल वंश की शाखा रखते हैं, नेपाल में शाखा स्थापित करते हैं। अब ये जैत्र सिंह के बाद में ध्यान रखना, तेज सिंह और ये समर सिंह है ना, ये सब इनके बाद में है,
और समर सिंह के बाद आपको ध्यान रखना है कि रतन सिंह और ये। अब मैं पढ़ाऊंगा आपको जैत्र सिंह और ये पढ़ाऊंगा वापस, ठीक है। ये तेज सिंह और समर सिंह लिखा है, ये उनके बाद है, ये ध्यान रखना। चले, अब देखो, अब आते हैं अपन जैत्र सिंह पे। इससे पहले मैंने आप लोगों को तेज सिंह और समर सिंह की जानकारी इसलिए दी है, पहले इसलिए दी है क्योंकि आरबीसी की किताब में नहीं दे रखी, क्योंकि आरबीसी की किताब में नहीं दे रखी, इसलिए मैंने आप लोगों को ये पहले ही जानकारी दे दी कि ये एक्स्ट्रा जानकारी पहले ही आप लिख लो। अब अपन पढ़ते हैं जो आरबीएससी के अंदर एग्जैक्ट दे रखा है। जैत्र सिंह के बारे में दिया है कि 1213 से 1253 के बीच में इनका शासन रहा है और चित्तौड़ पर इन्होंने विजय की। इन्होंने क्या किया कि परमारों से चित्तौड़ को छीनकर अपनी राजधानी बनाया है, ठीक है। परमारों से चित्तौड़ को छीनकर इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। ये प्रश्न पूछते हैं कि चित्तौड़ को राजधानी किसने बनाया, तो चित्तौड़ को राजधानी किसने बनाया है, जैत्र सिंह ने बनाया है। फिर यहां से ये पूछेंगे भूताला का युद्ध, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भूताला के युद्ध का एक्चुअल टाइम है 1222 से 1227 माना जाता है, 1222 से 1227 ईस्वी तक माना जाता है। इस युद्ध में जैत्र सिंह ने दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तान इल्तुतमिश की सेना को पराजित किया था। ये इल्तुतमिश की सेना के साथ में होता है और इल्तुतमिश की सेना को इन्होंने पराजित किया था, ध्यान रखना। अब इसका वर्णन जो मिलता है वो जय सिंह सूरी के ग्रंथ हम्मीर मदमर्दन में मिलता है ना। लेकिन ये राणा हम्मीर का जिक्र नहीं है, ये राणा हम्मीर का जिक्र नहीं है। ये हम्मीर कौन है, ये इल्तुतमिश के लिए ही प्रयोग किया गया है। ये क्या ध्यान रखना है कि इस ग्रंथ में सुल्तान इल्तुतमिश को हम्मीर कहा गया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। इसमें इसको ही हम्मीर कहा गया है, ये ध्यान रखना है। फिर देखो गौरी संगत हीराचंद ओझा के अनुसार क्या है कि दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तानों के समय मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी और बलवान राजा कौन हुए, जैत्र सिंह हुए। और जैत्र सिंह में आपको भूताला का युद्ध पूछते ही पूछते हैं कि भाई इनके समय, दिल्ली के सुल्तानों के समय सबसे शक्तिशाली मेवाड़ के शासक कौन थे, जैत्र सिंह थे। और भूताला के युद्ध में इन्होंने इल्तुतमिश को पराजित किया है। और ओझा जी ने यह भी उल्लेख किया है कि उनकी वीरता की प्रशंसा उनके विरोधियों ने भी की है, कि इनके विरोधी जो थे, दुश्मन जो थे, उन्होंने भी इनकी वीरता की प्रशंसा की है, इतने ये शक्तिशाली शासक हुए हैं। लो स्क्रीनशॉट देखो। इनके बाद में मैंने इसीलिए वो पहले कराया कि इनके बाद में सीधा ही आरबीएससी की किताब में आपके दिया है रतन सिंह। लेकिन रतन सिंह से पहले फिर क्या ध्यान रखना है, रतन सिंह से पहले आपको तेज सिंह, समर सिंह और फिर ये पहला ध्यान रखना है कि समर सिंह के पुत्र कौन हुए, रतन सिंह और कुंभकर्ण हुए, जिसमें से ये चले जाते हैं नेपाल और यहाँ पे आप पढ़ते हैं अपन रतन सिंह। अब देखो रतन सिंह के अंदर क्या होता है कि रतन सिंह के अंदर अपन रानी पद्मिनी वाली कहानी जो वो पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो इनके बीच में यानी दिल्ली का सुल्तान उस समय इल्तुतमिश बन गया था। हाँ इल्तुतमिश कह रहे वो अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बन गया, इधर रतन सिंह जो है शासक बन जाते हैं। अब इनके बीच में वैमनस्य के कारण क्या क्या है, एक तो कोई भी राजा होता है तो वो अपने साम्राज्य की रक्षा करना चाहता है और खुद का साम्राज्य बढ़ाना चाहता है। रतन सिंह भी यही चाहते थे, अलाउद्दीन खिलजी भी यही चाहता था। तो सबसे पहला और अहम कारण यही होता है कि साम्राज्यवादी नीति, ठीक है, कि अपने साम्राज्य का विस्तार करना, दूसरे के अधिग्रहण करना। तो ये है। दूसरी चीज की समर सिंह जी ने क्या किया, जो इनके पिताजी थे समर सिंह जी, उन्होंने क्या किया कि 1299 में जब यहां से गुजरात आक्रमण के लिए उलुग खां के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी की सेना जा रही थी तो उन्हें वहां पे रोका गया। उन्हें कहा कि भाई साहब टैक्स भरो, पैसे दो, तब हम जाने देंगे। तो ये वाली बात भी जो है अलाउद्दीन खिलजी को अखर गई कि एक बार तो थे गुजरात में थे हमलो कर रहा हूं, पाछा आए देखा के आने के करनो है। तो ये वाली बात भी अखर गई, ये चीज है, ठीक है। मेन चीजें तो यही है, ठीक। और ये था कि गुजरात वाले रास्ते पे इतना जबरदस्त शक्तिशाली शासक नहीं हो, ये अलाउद्दीन खिलजी चाहता था, या फिर वो उनके अधीन हो ये चाहता था। और अधीनता ये स्वीकार नहीं करते मेवाड़ी। तो यहाँ पे ये सारी चीजें खिल गई। अब क्या हुआ कि एक कहानी ये निकल के आई कि रानी पद्मिनी को जो है अलाउद्दीन खिलजी हासिल करना चाहता था और इसलिए जो है रावल रतन सिंह पे उन्होंने हमला किया, और ये चीज है। लेकिन ये चीज रानी पद्मिनी वाली कहानी का उल्लेख मिलता किसमें है, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत के अंदर मिलता है, जो इस टाइम पीरियड से लगभग 200 साल बाद में लिखी गई, क्योंकि वो तो शेरशाह सूरी के समय लिखी गई थी, जो 1540 की बात है। कब की बात है, पद्मावत 1540। तो अब मान लो कि आज मैं कैसा पढ़ा रहा हूं, उसके बारे में 200 साल बाद में कोई लिखेगा कि गौरव सिंह गणराव तो भाई यहाँ हो गए, वो तो भाई पया ले तो पढ़ाने रो या यूं कोई भी ले कह ले तो भी जो मान ले लोग कि 200 साल पहला कोई एडो आदमी भी हुई। लेकिन वास्तविक स्थिति तो आज पढ़ने वाले ही बता सकते हैं, आज जिन्होंने देखा है वही बता सकते हैं। वही चीज है कि 200 साल बाद किसने देखा, तो 200 साल बाद कोई चीज लिखी गई है, उसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण इतना
मान नहीं सकते, तो इतिहासकार इस कहानी को नकारते हैं। अब ये जो नकारी गई है कहानी वो है क्या, तो सुनो टाबरों कि अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण जब 1303 में होता है उससे पहले की बात सुनो, कि इससे पहले जो है सिंहल द्वीप, यानी कि अपने सिंहल द्वीप किसको कहते हैं, श्रीलंका को, तो सिंहल द्वीप में एक राजा हुए थे गंधर्वसेन। उन गंधर्वसेन की एक बहुत सुंदर पुत्री थी जो जिसका नाम था पद्मिनी, ठीक है, पद्मावती कह दे, पद्मिनी कह दे। उनके पास में एक तोता था जिसका नाम था हीरामणि तोता, यानी कि गागरोनी तोते जो होते हैं ना, जो बोलते हैं पटर पटर बोले, वह हीरामणि तोतो वे, ठीक। तो पद्मिनी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि पद्मिनी बहुत ज्यादा सुंदर थी, अति सुंदर, उसके जैसे कहते हैं कि सुंदर रानी उस समय राजकुमारी कोई भी नहीं हुई। यूं कहता कि बहुत गोरी, यूं नशे भी दिखती, यदि पानी भी पिए ना तो यूं नजर आता, मतलब बहुत सुंदरता बहुत ज्यादा बताई गई, ऐसी मतलब इसमें कहा गई, कहानी कही गई। तो ये तोता क्या है, हीरामणि एक बार यहां से उड़ जाता है और उड़ते उड़ते उसको एक शिकारी पकड़ लेता है और शिकारी एक ब्राह्मण को दे देता है और वो ब्राह्मण जो है रावल रतन सिंह जी को उसे बेच देते हैं। अब रतन सिंह जी को वो स्टोरी सुनाता है तोता के, भाई साहब वहां सिंहल देश में ऐसी राजकुमारी है, वो है, ये है। तो रतन सिंह के मन में इच्छा होती है कि भाई मैं भी देखूं कि कौन राजकुमारी है। तो ये कहते हैं कि एक जोगी का भेष बनाकर रतन सिंह जो है जाते हैं कहां, वहां श्रीलंका। अब देखो कि भगवान श्री राम को भी जाने के लिए राम सेतु बनाना पड़ा था, जो वो अमोघ अस्त्र धनुष पे चढ़ाया, तब भी वो जो है इतनी समस्याएं हुई थी, ये सब चीजें हैं। तो उस समय जो है ये जैसे 1303 की बात है, तो इस समय आप सोच के देखिए कि रतन सिंह जी कैसे पहुंचे होंगे समुद्र के पार। तो इसलिए इस कहानी को काल्पनिक बताते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि वो जोगी के भेष में वहां सिंहल द्वीप जाकर रहने लगे और सिंहल द्वीप के अंदर फिर उन्होंने जो है पद्मिनी से उनको प्रेम हो गया, उन्होंने देखा था और पद्मिनी को भी इनसे प्रेम हुआ। फिर बाद में जब गंधर्वसेन को ये चीज पता चली कि भाई ये तो जोगी के भेष में जो है ये मेवाड़ के राजा है, तो फिर उन्होंने पद्मिनी का विवाह उनके साथ में किया और उनको यहाँ पे भेज दिया। अब इतने में यहाँ पे जो है एक राघव चेतन नाम का एक तांत्रिक होता है जो अपने रावल रतन सिंह की सेना में होता है, और वो जो है चोरी चुप के रानी को देखा करता था, है ना। और इस चीज का पता जो है रावल रतन सिंह को चल गया और ये भी पता चला कि ये तांत्रिक है, ज्योतिष है, तो उनको उसको जो है उसको वहां से निकाल दिया गया, रावल रतन सिंह ने उसको निकाल दिया। अब वो अपनी इस मतलब अपमान का बदला लेने के लिए वो चला गया, भाई इन मतलब मैं कि नहीं मतलब यूं कोई कर दूं, मतलब घटना तो घट जाए, मेरे दुश्मन रे बाड़े जाए। तो राघव चेतन भी कहा गया रतन सिंह के दुश्मन के पास, यानी अलाउद्दीन खिलजी के पास में चला गया और वहां पे जाके उसने पद्मिनी की तारीफ की कि पद्मिनी ऐसी है, वो है, ये है। तो अलाउद्दीन खिलजी के मन में ये इच्छा उत्पन्न हो गई कि ये पद्मिनी को जो है मैं जीतूंगा हमला करके। और फिर बताते कि अलाउद्दीन खिलजी पद्मिनी को हासिल करने के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण करते हैं और ये चीजें हैं। अब इसमें भी चलो इस स्टोरी को जब मैं बता ही रहा हूं, हालांकि ये काल्पनिक घटनाओं पर आधारित है, लेकिन जब मैं बता ही रहा हूं तो मैं बताता हूं। फिर अलाउद्दीन खिलजी जो है आक्रमण करता है और 8 माह तक घेरा डाल के रखता है। गंभीरी और बेड़स नदी के किनारे उनकी सेना का पड़ाव डालते हैं और चित्तौड़ी डूंगरी पर अलाउद्दीन खिलजी खुद का पड़ाव डालता है, वहीं पे दरबार लगाता है, वहीं से निर्देश देता है सारे के सारे। और 8 माह के घेरे के बाद में फिर उसे लगता है कि चित्तौड़ के दुर्ग के दरवाजे नहीं खोल सकते, तो फिर वो एक कूटनीति चाल चलता है और रतन सिंह तक ये पैमा संदेश पहुंचाता है कि मैं सिर्फ मुझे रानी की एक बार शकल दिखा दी जाए तो मैं यहां से अपनी सेना सहित चला जाऊंगा, आप भी शांति से रहो, हम भी शांति से रहेंगे। तो फिर रतन सिंह कहता है कि तेरे खोपड़ो खराब है, यहाँ के रानी कोई पेश करने के लिए थोड़ी है कि भाई हम उसे शकल दिखा दें और ये कर दे। तो फिर जो है दरबारियों ने सलाह मशवरा करके कि डायरेक्ट नहीं, लेकिन पानी के अंदर प्रतिबिंब और फिर पानी से दर्पण में और ऐसे वाया वाया शकल दिखा दी जाए। तो अलाउद्दीन खिलजी को बुलाया जाता है और फिर कहते हैं कि रानी जिस झरोके में होती है वहां से उसकी छाया पड़ती है पानी के अंदर, पानी से छाया पड़ती है दर्पण के अंदर, और दर्पण में फिर जो है अलाउद्दीन खिलजी देखता है। और अलाउद्दीन के देखते ही कहते हैं कि वो इस वाया वाया देखते हुए भी अलाउद्दीन जब देखता है इतनी सुंदर रानी, तो फिर उसके दिमाग वहां से जो है घूम जाता है। और वो फिर अपनी परंपरा होती है, हमारी अपनी क्या परंपरा है कि हमारे घर पे कोई भी मेहमान आया तो हम सी ऑफ करने जाते हैं बाहर, ठीक है, ठेठ बार छोड़ने जावा। तो रतन सिंह क्या कि वो हम समझ गयो मैं जा रही हो है तो मैं छोड़ने जाऊं। तो जब वो छोड़ने बाहर जाते हैं तब वो रतन सिंह को धोखे से अपने साथ अपहरण करके ले जाता है और अपने खेमे में ले जाता है। फिर वहां से संदेश भेजता है कि यदि तुम रतन सिंह को चाहते हो तो फिर पद्मिनी को हमारे शाही हरम के अंदर भेज दो, मैं रतन सिंह को छोड़ दूंगा। यहाँ पे पीछे ये जब चीजें होती है तब रानी पद्मिनी जो है वो यहाँ पे योजना बनाती है और अपने
साथ में अपने सिंहल द्वीप से ही उनके चाचा और भतीजा साथ में आते हैं, जो जिनका नाम होता है गोरा बादल, चाचा भतीजा होते हैं वो आपस में, तो ये साथ में आते हैं। उनके नेतृत्व के अंदर 1600 पालकियां तैयार की जाती है। रानी पद्मिनी ये संदेश पहुंचाती है जब मैं आ रही हूं तो मेरे साथ में 1600 रानियां और आएगी, है ना, तो हम सब जो है वहां पे आपके शाही हरम में आने को तैयार है। तो अलाउद्दीन तो खुश कि कौन, मैं तो खाली पद्मिनी की, हम 1600 रानियां 1600 आ रही है छतरानियां तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वहां पे जो है वो फिर 800 पालकियां तैयार की जाती है, जिसके अंदर सशस्त्र कुशल योद्धा बिठाए जाते हैं जो औरतों के भेष में होते हैं, और वो 1600 पालकियां वहां पे जाती है। और जैसे ही वहां पहुंचते हैं तब वो योद्धा अपने असल रूप में आ जाते हैं और वहां पे मार काट करके रतन सिंह जी को छुड़ाकर ले आते हैं यहाँ पे। लेकिन इस दरमियान गोरा और बादल खेत आ जाते हैं, और फिर ये कंडीशन ऐसी हो जाती है कि राजपूतों को केसरिया करना पड़ता है और पीछे जौहर की अग्नि जला दी जाती है। रतन सिंह भी जो है लड़ते लड़ते संघर्ष करते हुए वहां पे वीर गति को प्राप्त होते हैं और पीछे जौहर हो जाता है, ये चीज है। लेकिन ये पद्मावत के आधार पर लिखी हुई कहानी है पूरी की पूरी, ठीक है। अब मैं थाने पूरी स्टोरी बता दी, सारी चीजें बता दी। अब देखो आरबीएससी में आते कि अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण कब होता है, 1303 के अंदर होता है। कारण क्या है, साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा और चित्तौड़ की सैनिक और व्यापारिक उपयोगिता, मुख्य कारण तो यही रहा है। पद्मावत के अनुसार क्या है, 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित पद्मावत में आक्रमण का कारण रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को बताया गया, और दशरथ शर्मा इस मत को मान्यता देते हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा भी इस मत को मान्यता देते हैं, ये आरबीसी की किताब में लिखा है। अब देखो रतन सिंह और उनके सेनापति गोरा और बादल युद्ध में वीरता पूर्वक लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं, और रानी पद्मिनी 1600 महिलाओं के साथ जौहर करती है। ठीक है, आज चीज ध्यान रखनी है टाबरो, ठीक, ले स्क्रीनशॉट। और ध्यान रखें कि अमीर खुसरो इस युद्ध में अलाउद्दीन के साथ होता है। तो अमीर खुसरो अपने ग्रंथ में उल्लेख करता है, उसने अपने ग्रंथ खजाइन फतेह के अंदर इस आक्रमण का सजीव वर्णन किया है। अमीर खुसरो ने जो है इस आक्रमण के बारे में पूरी चीज लिखी है। और चित्तौड़ का नया नाम दिया जाता है। जीत के बाद अलाउद्दीन के पुत्र खिज्र खां को यहाँ का प्रशासक नियुक्त किया जाता है, और चित्तौड़ का नाम बदल के क्या कर दिया जाता है, खिजराबाद कर दिया जाता है। क्या कर देते हैं, खिजराबाद। फिर यहाँ पे ये कुछ कार्य करवाता है खिज्र खान, और उसके बाद में मालदेव मूछाला को यहाँ का प्रशासक बना के ये चला जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, मालदेव मूछाला का नाम भी आएगा, मालदेव मूछाला। मालदेव मूछाला को प्रशासक बना के ये भी चला जाता है। रतन सिंह मेवाड़ के गोहिल वंश की रावल शाखा के अंतिम शासक थे, ये ध्यान रखना है। अब देखो रावल शाखा यहाँ पे हो जाती है समाप्त रतन सिंह की मृत्यु के साथ। फिर पता चलता है कि अपने जब वो शाखा अलग हुई थी राणा शाखा, तो उनके जो है वहां पे लक्ष्मण सिंह और उनके साथ जो पुत्र थे वो भी युद्ध में काम आ गए थे। तो फिर उनके जो है वंशज राणा हम्मीर बाद में आके राणा शाखा की स्थापना करते हैं, जो अपन अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ राणा रावल रतन सिंह तक की स्टोरी मैंने आप लोगों को पूरी करवा दी, स्क्रीनशॉट ले लो। तो रतन सिंह तक की स्टोरी टावरों पूरी करा दी है थान। और सेकंड ग्रेड की तैयारी करवाना तो ऑब्जेक्टिव किताब आईओडी बहुत शानदार नए पैटर्न के प्रश्न के अनुसार पूरी तरीके से अपडेटेड है, शानदार व्याख्या और इसके जो प्रतिक्रियाएं आ रही है वो भी आप टेलीग्राम पे देख सकते हो। जिसने पढ़ा है वही जानेगा कि कितनी मेहनत इसके अंदर की गई है, और यही मेहनत आपको आपके लक्ष्य तक भी पहुंचाने वाली है। तो आरबीएससी की क्लासें देख लो, इस लेवल की चलने वाली है। अब थारी इच्छा है कि क्लास मिस करनी है, संग्रहित कर बाद में देखनी है, क्या हाथों हाथ देकर हाथों हाथ याद करनी है। जैसे जैसे करवा रहा हूं कर लो, 2-3 महीने में अपन आरबीएससी कंप्लीट कर लेंगे, शानदार तैयारी हो जाएगी। उसके बाद में रीट का बैच शुरू करेंगे, फिर रीट की तैयारी धमाधम तरीके से चलेगी। ठीक है टावरों, तो आज की इस क्लास में इतना ही। अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।